Hello friends, welcome to my channel Nagin Group of Education. Today we are discussing about the question answers of chapter 3 periodic table. In my last lecture we already explained you question answers of this chapter, that is question number 1 to 18, and today we are doing the question number 19. Now here is the question number 19 is the first ionization enthalpy values of the group number 13. तो ग्रुप नंबर 13 इज द बोरॉन फैमिली, क्योंकि फर्स्ट मेंबर कौन सा बच्चे उसका बोरॉन. तो ग्रुप नंबर 13 आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ द ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स आर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टेल्यूरियम. ठीक है, बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी है 801, एल्यूमिनियम 577, गैलियम 579, इंडियम 558 एंड टेल्यूरियम दैट इज 589. तो अगर हम देखें अब हम इन द बोरॉन फैमिली हम कैसे मूव कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो बोरॉन की 801 है, तो आपकी टेल्यूरियम की कितनी है 589. तो हम एक ट्रेंड तो ये पढ़ेंगे बच्चे कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तब आपका साइज इंक्रीज करता है, रिपल्शन इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ईजी हो जाता है निकालना, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है. तो जनरली डिक्रीज होती है. बट इफ़ यू सी दिस एक्सेप्शन 801 to 577 सेम, बट हेयर द 5772 up to gallium again increases, and then 579 to 5558 then decreases, then again increases. तो ये जो डेविएशंस आया है ना स्ट्रैंड में, ये कि कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज, अल्टीमेटली लास्ट में ठीक है डिक्रीज है, क्योंकि आप 801 से 589 पर जा रहे हो. तो आपके यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा. योर फर्स्ट क्वेश्चन कि जब हम बोरॉन से टेल्यूरियम तक जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है बिकॉज साइज इज इंक्रीजेस एंड द रिपल्शन इज इंक्रीजेस. दैट्स वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. नाउ अब हमें ये देखना है कि जब हम बोरॉन टू एल्यूमिनियम में जाते हैं, जब हम बोरॉन टू एल्यूमिनियम में जाएंगे तो आपका साइज जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फेस करनी पड़ती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना जो होता है बड़ा इजी हो जाता है ना. इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो जाती है रिपल्शंस, इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाता है, इसलिए एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू बोरॉन. नाउ अब हम एल्यूमिनियम से कहाँ जाएंगे गैलियम में. तो देखो ये आपका सेकेंड पीरियड, ये आपका थर्ड पीरियड, ये आपका फोर्थ पीरियड. नहीं, अब आप कौन से पीरियड में आ चुके हैं फोर्थ पीरियड में. जब आप फोर्थ, इसका मतलब 4s, फोर्थ पीरियड का मतलब 4s एंड 4p शेल. और जब आप फोर्थ पीरियड में आते हो तो आपकी सीरीज शुरू हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं 3D सीरीज़. यानी अब आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एंटर करेंगे 3D शेल में. और जब इलेक्ट्रॉन 3D शेल में होते हैं, क्योंकि 3D शेल न्यूक्लियस के पास है, इसलिए न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है, इसलिए न्यूक्लियस का आउटर शेल्स पे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को डिफ़िकल्ट हो जाता है रिलीज़ करना, इसलिए आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है. देन अगेन गैलियम टू इंडियम जब जाएंगे हम, गैलियम टू इंडियम अगेन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है. क्यों? क्योंकि अगेन साइज क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है. अगेन इंडियम टू टेल्यूरियम जाते हैं तो देन आप मूव कर गए, ये तो आपका फिफ्थ पीरियड है, ये आपका सिक्स्थ पीरियड है. अगेन जब आप इंडियम से टेल्यूरियम जाएंगे अगेन आप ग्रुपिंग में जो है मूव करेंगे, यानी 5th to 6th पीरियड में जाएंगे. और जब आप इस तरह से पीरियड मूव करेंगे, अब आपके एफ ऑर्बिटल भी जो होते हैं वो आ जाते हैं. इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करने ले जाता है 4f ऑर्बिटल्स में. अब वो और भी नज़दीक हो गया, ठीक है ना, विच आर वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस. और जहाँ न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो क्या करती है इरेगुलर ट्रेंड करती है. तो सर सी व्हाट हैपेंस दिस ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज एंड द शील्डिंग इफेक्ट. इसलिए ग्रुप नंबर 13 में आयनाइजेशन डिक्रीज करती है. तो फर्स्ट केस बोरॉन टू एल्यूमिनियम, क्योंकि साइज इंक्रीज करता है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है. अगेन गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है किसके एल्यूमिनियम से. ऐसा क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम फॉलो इमीडिएटली आफ्टर एस ऑर्बिटल वेयर एज गैलियम
एल्यूमिनियम तो इमीडिएटली एस के बाद आता है, लेकिन जो गैलियम आ जाता है उनके अंदर कौन सा ऑर्बिटल आ जाता है, डी ऑर्बिटल्स, यानी इलेक्ट्रॉन किस में फिल करते हैं, डी में। तो अब डी में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे विच इज़ वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो उसके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट इतना इफेक्टिव नहीं है, मीन्स रिपल्शन इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो न्यूक्लियस के पास होने के कारण अब आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसलिए गैलियम के ऊपर ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाता है रादर देन द एल्यूमिनियम। अगेन अब गैलियम से इंडियम में जाएंगे बेटा। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, क्यों, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब आप इंडियम से टेल्यूरियम में जाएंगे अब आयनाइजेशन एनर्जी फिर इंक्रीज कर जाएगी, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे 4f ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे, किस चीज़ में, पार्टिसिपेशन इन द बॉन्डिंग। सो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 4f में। अब 4f तो और क्लोज हो गया न्यूक्लियस के, दैट मीन्स अब आपके शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगी और आपका जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या आ जाएगा, डिफिकल्ट आ जाएगी। इसलिए टेल्यूरियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैलियम। Now next question is, which of the following pair of the elements would have a more negative electron gain enthalpy? इनमें से किस पेयर में मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अब किस पेयर में है वो देखते हैं हम। एक पेयर है ऑक्सीजन और फ्लोरीन और एक पेयर है फ्लोरीन एंड क्लोरीन। सो योर फर्स्ट पेयर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। Now what is electron gain enthalpy? कि energy release when you add a extra electron in an outermost shell in the gaseous atom. अब एनर्जी रिलीज करेगी। अब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, अब इलेक्ट्रॉन आप लेके आ रहे हो, है ना, एटम के अंदर आउटरमोस्ट शेल में डालोगे तो एटम को भी तो अट्रैक्शन मिलनी चाहिए ना। अगर उस इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिली तो वो नहीं आ सकता, अगर उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन मिली तो वो आराम से आएगा, है ना। अब उस केस में अब अट्रैक्शन उसको कब मिलेगी, जब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा। और न्यूक्लियस का होल्ड कब होता है, जब एटम का साइज़ छोटा होता है। एटम का साइज़ छोटा होते ही अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाती है, अट्रैक्शन। तो जिसकी वजह से आप आसानी से आराम से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, ऐड। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्योंकि सेम पीरियड में है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन फ्लोरीन के पास एक प्रोटॉन ज़्यादा है और एक इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा और साथ में एक प्रोटॉन भी एक्स्ट्रा है, ठीक है, रादर देन द ऑक्सीजन। सो इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड टू द सेम शेल। एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन जो है वो स्मॉलर देन है किससे, ऑक्सीजन। मैंने आपको बोला था कि साइज अगर छोटा होगा तो अट्रैक्शन मिलेगी किसको, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को। सो फ्लोरीन कंटेन 1 प्रोटॉन जिससे उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। सो इट्स न्यूक्लियस कैन अट्रैक्ट the incoming electron more strongly in comparison to the nucleus of the oxygen atom. Also, fluorine needs only one more electron to attain the stable noble gas configuration. और फ्लोरीन को तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए अपनी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोर को पूरा करने के लिए। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी रादर दैन ऑक्सीजन। Now come to next pair, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अब फ्लोरीन एंड क्लोरीन में देखें तो अब आप ग्रुप में चले गए हो, ठीक है। अब आप ये सोचोगे भी फ्लोरीन टू क्लोरीन में जाएंगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17 प्रोटॉन्स है ना, लेकिन साइज भी तो इंक्रीज कर रहा है ना। अब फ्लोरीन कहता है मेरा साइज छोटा है ना, फ्लोरीन का साइज़ छोटा है। अब इतने छोटे से साइज़ में जब इलेक्ट्रॉन को आप डालने की कोशिश करोगे तो उसे क्या फेस करनी पड़ती है, रिपल्शन। ठीक बात है, ले तो लेगा क्योंकि आपका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको नोबल गैस कोर को पूरा करने के लिए, लेगा तो सही। लेकिन जब हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के पास ठीक है इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, लेकिन अब उसके पास स्पेस भी मिल गया है अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपने शेल के अंदर एंटर कराने के लिए। इसलिए क्लोरीन अब जल्दी से एज़ कम्पेयर विद द फ्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अपने शेल के अंदर जो है स्पेस प्रोवाइड करेगा। नाउ फ्लोरीन एंड क्लोरीन बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, सेम ग्रुप को बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूजुअली बिकम लेस नेगेटिव, वो कैसे हो जाएगी, लेस नेगेटिव हो जाती है ऑन मूविंग डाउन अ
group. In this case, the value of the electron gain enthalpy of the chlorine is more negative. जो वैल्यू होती है ना, आप मैं जो ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होएगी उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है. तो मोर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, more ease of the addition of electron. तो दिस इज बिकॉज द फ्लोरीन एटम है स्मॉलर इन साइज. क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है किससे? फ्लोरीन से. अब ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और इन फ्लोरीन द इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड टू क्वांटम नंबर 2, बट इन क्लोरीन द एटम हैज टू बी एडेड इन द क्वांटम नंबर 3. So electron repulsion is chlorine and additional electron can not be accommodate easily. तो and जो आने वाला अपकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा आप इजीली उसको accommodate कर सकते हो किसके अंदर? आपका शेल इज इक्वल टू 3 में. तो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन द फ्लोरीन. Now next question is, would you expect the second ion electron gain enthalpy? आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ऑक्सीजन की, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ऑक्सीजन की, वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है या लेस नेगेटिव होती है? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ऑक्सीजन, सपोज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो भी कौन सी देखनी है? सेकेंड. डैट मीन्स आपने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है. तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया? -1. अब आपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. ठीक है, तो ऑलरेडी दिस ऑक्सीजन है -1 चार्ज. अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो तब क्या हो जाएगा? -2 चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और अपकमिंग स्पीशीज के पास भी क्या है? नेगेटिव चार्ज है. तो इन दोनों में क्या हो सकती है? रिपल्शन होएगी, जिसकी वजह से अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन में ऐड करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी अब इस टाइम पर? एनर्जी. इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाती है? पॉजिटिव. तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द ऑक्सीजन एटम और ओ नेगेटिव आयंस, एनर्जी रिलीज होएगी. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो कैसी होगी ऑक्सीजन की? वो नेगेटिव होती है ना. On the other hand, when the electron is added to the O negative ion to form O2 negative ions, energy has to be given out in order to overcome the strong repulsion. कि आपको अब एनर्जी देनी होगी उस स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए. तो दैट्स वाई द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो ऑक्सीजन की होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी. तो O नेगेटिव में जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? O2 नेगेटिव. Now next is, what is the basic difference between the electron gain enthalpy and the electron negativity? अब आपको पता है, एक मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूं और एक एटम ऐसा है जो अपने बॉन्डेड पेयर से इलेक्ट्रॉन को खुद ही खींच ले. तो जब आप ऐड करोगे तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और एटम जब खुद ही अट्रैक्ट कर ले इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. सो electron gain enthalpy is the measure of the tendency of an isolated gaseous atom to accept an electron. कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? एक मेजर होती है ऑफ द टेंडेंसी टू आइसोलेट गैसेस एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन. कि भाई हमें आइसोलेटेड गैसेस एटम में ही उसकी टेंडेंसी कि वो एक एक्सेप्ट कर रही है. किसको एक्सेप्ट कर रही है? इलेक्ट्रॉन को. जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मेजर है. क्या है मेजर? टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 कि व्हाट डू यू रिएक्ट टू स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द नाइट्रोजन ऑन पॉलिंग स्केल. जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नाइट्रोजन की पॉलिंग स्केल में वो 3 ही रहती है ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ. ठीक है, नाउ हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो चेंज होती रहती है. क्यों? क्योंकि हमें देखना पड़ता है एक पर्टिकुलर एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है कि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कंबाइन कर रहा है. तो इट इज़ डिफरेंट इन द डिफरेंट कंपाउंड. The statement which says that electronegativity of the nitrogen the Pauling scale is 3 in all in nitrogen compound is incorrect, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नाइट्रोजन इज डिफरेंट. अगर हम NH3 की बात करें बच्चे, अगर मैं NH3 की बात करूं तो यह +1, तो यहाँ पे आ जाएगा -3. और जब आप NO2 की बात करते हैं तो -4, यहाँ पे आ जाएगा +4.
अब यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से. तो हाउ कैन यू असाइन द नंबर 3? Now next is describe the theory associated with the radius of an atom as it gain an electrons and loss an electrons. भाई क्या थियरी होगी जो एसोसिएट करेगी एक एटम के रेडियस के साथ जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. नाउ फर्स्टली गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ अब जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है दैट मीन्स आपने क्या देखना है, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, क्या बन गया, क्लोरीन नेगेटिव. सो यू नो डैट कि जो रेडियस होता है वो अनायन का हमेशा ज़्यादा होता है, अनायन का साइज़ हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है. अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमेशा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या जाती है, रिपल्शन, और साइज़ बढ़ जाता है. जबकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करते हैं तो इससे उसकी पूरी की पूरी शेल जो होती है वो लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है, न्यूक्लियस का फोर्स तो उतना ही ना, न्यूक्लियर का चार्ज तो उतना ही है, तो न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रॉन जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है. तो देखें, व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन्स its size increases, and when an electron is added the number of electron goes up by 1 कि एक एक करके इंक्रीज होते हैं. दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द रिपल्शन, जिससे क्या क्रिएट होएगा, रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स while the number of proton remain the same. As a result effective nuclear charge of the atom decreases. इलेक्ट्रॉन ऐड करे जा रहे हो लेकिन प्रोटॉन उतने ही हैं, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम होने लग जाता है और रेडियस जो होता है वो इंक्रीज होने लग जाता है, इसलिए अनायन का साइज इंक्रीज हो जाता है. अब नाउ व्हाट अबाउट कीटाइंस. नाउ व्हेन एन एटम लॉस एन इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज बाय 1. भाई एक एक करके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कम, बट द प्रोटोन तो अभी भी उतने ही हैं, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज अब क्या हो जाएगा, सेम. तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द एटम डिक्रीजेस बट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, हैंस द रेडियस ऑफ द एटम डिक्रीजेस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू आइसोटोप्स. आपको दो आइसोटोप दे दिए और उनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है ऑफ द सेम एलिमेंट्स टू बी द सेम और डिफरेंट. भाई इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी आइसोटॉप्स की वो सेम होगी कि वो डिफरेंट होगी. ठीक है, अब हम एक बार आइसोटॉप के एग्जांपल्स लिख लेते हैं. नो, दीज आर द आइसोटॉप्स 1H1, 1H2, 1. These are the isotopes of hydrogen. 1 represent atomic number and 1, 2, 3 represent the mass number. Now अगर मेरे को आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करनी है तो you know that is related with the electrons. Now here all these 3 hydrogen have the 1 electrons, so the number of electrons are the same, but the protons or the nuclear charge which is also same. Now the ionization enthalpy always be depend upon the number of electrons and the proton. Ionization enthalpy सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स पर और प्रोटॉन्स पे. प्रोटॉन्स मीन्स न्यूक्लियस का चार्ज पे. ठीक है, अब आइसोटोप के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेम ही नंबर पे क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और बाकी रिमेनिंग क्या होता है, न्यूट्रॉन्स. ठीक बात है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, बट न्यूट्रॉन्स किसी भी तरह के चार्ज को कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है ना. तो अगर चार्ज ही नहीं, अगर वो कंट्रीब्यूशन ही नहीं दे रहा है तो इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता. इसलिए आइसोटोप्स में आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी रहती है, इक्वल. सो नाउ द आइसोटोप एंड एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स. Therefore, the first ionization enthalpy of the two isotopes of the same elements should be the same. Now, difference between the metals and the non-metals. First, metals lose electron easily, but non-metals gain electron easily. Metals cannot gain electron, but the non-metal only gain electrons. Metals ionic compounds form करेगा, non-metals कोवलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे. यू नो डेट ना, आयनिक कंपाउंड इज मेड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द गेनिंग ऑफ और बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स.
Now metals have the जो oxides हैं, metal oxides have the basic in nature, but the non-metal oxides are acidic in nature. For example, CaO, calcium oxide, sodium oxide, magnesium oxide, all these are basic in nature. CO2, carbon dioxide, nitrogen dioxide, SO2, sulfur dioxide, all these are acidic in nature. Now metals have low ionization enthalpy. भाई यार मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, तो डेट मीन्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है, लो, जबकि नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है. नाउ मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है लेस नेगेटिव, है ना, क्योंकि ऐड नहीं कर सकते हम इसमें इलेक्ट्रॉन आराम से. लेकिन नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, हाई नेगेटिव, क्योंकि हम इसमें बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं. मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, मीन्स दे आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, जबकि नॉन मेटल कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. नाउ मेटल्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो डैट मीन्स ऑक्सीडेशन शो करता है, और ऑक्सीडेशन है तो इसका मतलब क्या है, रिड्यूसिंग पावर, यानी वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. तो मेटल किसका बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेव करेंगे, जबकि नॉन मेटल किसका बिहेव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का. Now next question, use the periodic table to answer the following question. First is your question, and identify an element with 5 electron in the outermost shell. आपको ऐसा एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो. सो अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन देखती हूँ तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p5, क्योंकि 6 डाल सकते हैं. तो आउटर मोस्ट शेल में कितने, 5. ठीक है, तो इसका मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 है तो इसको 1 और चाहिए ना नोबल गैस को कोर को पूरा करने के लिए, है ना. तो डैट मीन्स ये क्या पाएंगे, हैलोजेंस. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. सो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ns2np5, ns2np5. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये किसकी है बेटा, हैलोजन ग्रुप की. सो एलिमेंट में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बी, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड बी टेंड टू लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स. वे ऐसे एलिमेंट्स ढूंढो जो कितने लॉस कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ अब हमें पता है एन एलिमेंट हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विल लॉस 2 इलेक्ट्रॉन ईजिली टू अटेन द इलेक्ट्रॉन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. भाई आराम, ऐसा एलिमेंट जो आराम से 2 को लॉस कर सके, मीन्स जिनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ सके, तो डैट मीन्स जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कमी पाएगी. और यू कैन से कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, ग्रुप 2 मेंबर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. भैया अब 2 गेन मतलब 2 नेगेटिव चार्ज, तो कौन से मेंबर पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर पर. तो नाउ एन एलिमेंट इज लाइकली टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इफ इट इज नीड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है ना, इस फैमिली के क्या हैं, ये मेंबर्स हैं ऑक्सीजन फैमिली के. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रुप. ऐसा ग्रुप आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें मेटल्स भी हों, नॉन मेटल्स भी हो, लिक्विड भी हो, एज वेल एज गैस भी हो. तो सपोज ये हमारा तो हो गया नोबल गैस वाला ग्रुप, हैलोजन वाला ग्रुप, है ना. नोबल गैस कह रही, सॉरी, हैलोजन वाला ग्रुप. हैलोजन फ्लोरीन से शुरू हो जाओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना. तो ये आपके क्या है, जो आयोडीन है वो मेटल है, ब्रोमीन एक लिक्विड है, क्लोरीन एक गैस है ना. एक मेटल भी है आयोडीन, एक नॉन मेटल फ्लोरीन, क्लोरीन, एक लिक्विड क्लोरीन, एक गैस दैट विल बी द क्लोरीन, और ब्रोमीन क्या है आपका, एक लिक्विड है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज increasing order of reactivity among group 1 element is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. अगर हम ग्रुप 1 के एलिमेंट में देखें ना, रिएक्टिविटी सीजियम की सबसे ज़्यादा है, उससे कम रुबीडियम की है, उससे कम पोटेशियम की, देन सोडियम, देन लिथियम. और जबकि ग्रुप नंबर 17 में देखें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है. अब ग्रुप ही तो है, एक ग्रुप नंबर 1 है, एक ग्रुप नंबर 17 है, बट देखो कितना चेंज है. एक कहता है फर्स्ट मेंबर की रिएक्टिविटी बहुत कम है, और एक ग्रुप ऐसा है जैसे फर्स्ट ही मेंबर की सबसे ज़्यादा है. तो हम एक बार इनकी नेचर्स को देखते हैं, इनकी रिएक्टिविटी को देखते हैं.
जब हम ग्रुप नंबर 1 की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करता है और ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, और कौन सा है, ग्रुप नंबर 1 ही है। तो इसका मतलब आपका ये मेटल का ग्रुप आ गया। फिर जब हम ग्रुप नंबर 17 पे जाते हैं तो हमें पता है इसको एक ही इलेक्ट्रॉन अपने नोबल गैस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, आपका हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन फैमिली, इट मीन्स नॉन मेटल है। तो हमें तो पता है एक अच्छा मेटल वही होता है जो एक मेटल का ग्रुप वो होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, और एक नॉन मेटल वो होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अब हम दोनों में डाउन द ग्रुप जाते हैं। जब लिथियम से हम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीडियम में जाते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चे, साइज बढ़ जाता है, और साइज बढ़ने से अल्टीमेटली क्या हो जाता है, साइज बढ़ने से आपकी जो इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान हो जाता है, इसलिए रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए हम लिथियम सोडियम वाले जो ग्रुप में जाते हैं तो रिएक्टिविटी एनहेंस करती चली जाती है, क्योंकि सीजियम का साइज सबसे बड़ा है और लिथियम का साइज इस ग्रुप में सबसे छोटा है, इसलिए रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन जब हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में जाते हैं, वही अगेन डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाता है। तो जब हमने आयोडीन की बात, अब बढ़ जाता है ना, लेकिन फ्लोरीन कहता है मेरा छोटा साइज है, लेकिन हूँ तो मैं नॉन मेटल ना, हूँ तो ये मेरा पूरा का पूरा ग्रुप नॉन मेटल का है, और नॉन मेटल की स्पेशलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, है ना। तो फ्लोरीन कहता है मेरा साइज छोटा है, इसलिए अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को मेरे से अट्रैक्शन मिलेगी। आयोडीन कहता है मेरा साइज तो बड़ा है, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को मेरे से अट्रैक्शन नहीं, रिपल्शन मिलेगी। इसलिए रिएक्टिविटी अगर नॉन मेटल की देखें तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, आयोडीन की कम होगी। So the elements present in the group number 1 has only one valence electron which they tends to lose। एक ही तो इलेक्ट्रॉन है जो लॉस करना है, और ग्रुप नंबर 17 कहता है कि मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए कि मेरी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर 1 आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। दिस मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन you can easily remove, and the reactivity increases on moving down the group. So the order of reactivity is highest in the cesium and lowest in the lithium। लेकिन जब हम ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, लेस नेगेटिव होती है, क्योंकि वो ग्रुप नंबर 17 की है। तो डाउन द ग्रुप ये वाली टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो फ्लोरीन की होती है वो लेस नेगेटिव है, किससे, क्लोरीन से। तो स्टिल इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। द डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होती है वो कैसे चलती है, फ्लोरीन ज़्यादा हो गया, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चे, यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको अच्छे लगे हों सो प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को, शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।